इस महान लेखक, ये अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, इस महान लेखक, संविधान के विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु, डबल टिक कर लो, तुम्हारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया? अंबेडकर ने। अंबेडकर को आधुनिक मनु कहते हैं। ये मनु पता है कौन था? मनु क्यों कहते हैं? मनु कोई तो रहा होगा, बोर्ड पे देखो और समझो। मनु नाम के एक बहुत पहले एक आदमी ने एक बुक लिखी थी, उस जमाने के कानून, जिसको नाम दिया गया था मनुस्मृति, अगर तुमने सुना हो ये। लेकिन जब मनुस्मृति लिखी गई ना, तब जिस आदमी का राज था वो थोड़ा कट्टर टाइप का ब्राह्मण था, और उसने मनुस्मृति में, जिसने लिखी होगी तो राजा के अंडर काम करने के लिए राजा से दबना पड़ता है, तो मनुस्मृति जो लिखी गई उसमें ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नंबर 1 दिखाया गया कि ब्राह्मण देश में बहुत ही बड़े पद पर है। नो डाउट, हम ये जानते हैं वैदिक काल में हमारे देश में काम को बांटा गया था, जैसे परिवार में काम बांटा जाता है ना, भाई एक का ये काम है, एक का ये काम है, सबको पता होता है। ऐसे हमारे देश में काम का बंटवारा हुआ था सोसाइटी के काम का, और 4 वर्ण बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबकी सेवा करने का काम था शूद्रों का, व्यापार करने का काम था वैश्यों का, और सुरक्षा का काम था क्षत्रियों का, और पढ़ना पढ़ाना दिमाग के काम करना ये काम था ब्राह्मण का। क्योंकि दिमागी काम की वैल्यू हमेशा से, बेटा ये पीछे वालों को तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ने में, सुन लो ध्यान से बातों को, तो सबसे तेज दिमाग लोग जो थे वो ब्राह्मण कम्युनिटी के बने। क्यों? क्योंकि पढ़ाई एक टफ काम था। अपनी क्लास में देख लो, अब आधों को मैं पढ़ा रही हूँ, इनका पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। पढ़ना इतना आसान नहीं है कि हर कोई पढ़ ले, तो उस टाइम पर भी पढ़ना बहुत टफ था। आज तो तुम्हें पता है कि पढ़ाई के बाद तुम्हारा कुछ होना नहीं, अगर तुम नहीं पढ़े तो खत्म पढ़ाई, तो तुम्हारी जिंदगी खत्म, जब तक तुम लग नहीं जाओगे। पढ़ाई का फायदा तब है जब पैसे कमाओ। तो उस जमाने में पढ़ाई से पैसे कमाने की समझ तो थी नहीं, तो बहुत ही कम लोग पढ़ते थे। इसीलिए जब टफ काम जब कोई करता है तो उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा अपने आप हो जाती है। इसीलिए ब्राह्मणों का नंबर 1 था समाज में कि भाई ये सबसे पढ़े लिखे ज्ञाता लोग हैं। और उस टाइम कोई यूट्यूब या ये नहीं था गूगल कि नॉलेज ग्रहण करने के लिए गूगल से हमने प्रिंट आउट निकलवा लिए। उस टाइम नॉलेज ग्रहण करने के लिए गुरुओं के पास जाना पड़ता था, जंगलों में, अपनी लाइफ के कीमती 10-20 साल उनके पास बैठ के चरणों में तब ज्ञान हासिल करते थे। इसीलिए ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी। तो ये रिस्पेक्ट ठीक है, अच्छी बात थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ चालाक लोगों ने जो कर्म थे ना, कर्म, इस पर जब बंटवारा था, काम का बंटवारा, ये बेस्ट था। भाई जो इंटेलिजेंट है वो ब्राह्मण, जो ताकतवर है वो क्षत्रिय, जो व्यापार करता है वैश्य, और जो सेवा करता है शूद्र। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब काम से पहचाने जाते थे। लेकिन आगे जाके कुछ लोगों ने इसमें जन्म को एंटर करा दिया कि भैया जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय का बेटा है वो क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, और शूद्र का बेटा शूद्र। जब ये चीज हो गई ना, तब बंटवारा काबिलियत का नहीं रहा। तब काबिल है या नहीं है मैटर नहीं करता, तेरा जन्म हो गया यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये कोटेशन आ गई। जब किस पर आधारित चीजें होने लग गई? जन्म। आज तक हम सोसाइटी में जन्म आधारित जाने जाते हैं। तुम सबको SC ST का, OBC का या जनरल का, जो भी तुमने आरक्षण ले रखा है या नहीं ले रखा है, तुम्हारी ये पहचान तुम्हारे जन्म से है। यानी आज तक ये चीजें हमारा पीछा छोड़ नहीं पाई। जो जिस कास्ट में पैदा हो गया वो उसी कास्ट से पहचाना जाता है। अब थोड़े से लोग समझदार हैं, वो अपने नाम के पीछे से सरनेम हटाने लग गए, अच्छी बात है, और अपने नाम के पीछे वो कुमार या इस तरह का कुछ लगाते हैं जो पहचाने ना जाएं। मैं तो चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियों में ये चीजें खत्म हो और सिर्फ एक चीज चले, जो काबिल है वो ऊपर आए, जो नाकाबिल है वो नीचे जाए। काबिलियत की इंपॉर्टेंस हमेशा से होनी चाहिए। हमारा देश पिछड़ क्यों गया? क्योंकि हमारे देश में जब कोई आम आदमी वोट भी डालने जाता है ना, तो ये वोट डालते टाइम 100% अपनी जात पात को देखेगा ही देखेगा। लोग इस बात से उभर ही नहीं पा रहे कि भैया जब तक तुम जात पात को जन्म से जोड़ते रहोगे तुम पिछड़े रहोगे, जब तक तुम चीजों को धर्म से जोड़ते रहोगे तुम पिछड़े रहोगे। ये खराब चीज नहीं है, मैं खुद भी धार्मिक हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सनल मैटर है। कोई शिव जी की पूजा करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, कोई क्रिश्चियन है या कोई
ईसाई है या सिख है, ये उसकी अपनी मर्जी है, और शायद इसको पब्लिकली न पूछने की जरूरत है न बताने की। धर्म व्यक्तिगत मामला है, जिसका जिस धर्म में मन लगता है उस धर्म को अपना ले, लेकिन जात पात के बेसिस पे बहुत ज्यादा चीजों को आगे ले जाना गलत है। पर दिक्कत पता है क्या है, जब तक ये आरक्षण की मार है तब तक फिर जात पात को आगे घसीटते जा रहे हैं। लेकिन अगर आरक्षण खत्म कर देंगे तो भी गलत है। बहुत सारे लोग बेचारे गरीबी से जो जूझते हैं, जिनके घरों में अच्छी पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, जिनके पास पर्सनल रूम नहीं है, वो बेचारे कंपटीशन में बराबरी पर नहीं आ सकते। तो जाति पाति के आरक्षण का फायदा यह है कि जितना है उसमें बेस्ट करके अगर वो नौकरी पा जाते हैं तो उनकी पीढ़ियां सुधर सकती हैं। यानी इंडिया में अभी फिलहाल में थोड़ा सा कुछ साल और खींचना पड़ेगा इस जाति पाति को। जिस दिन पीढ़ियां इतनी काबिल हो गई कि हमें SC ST और जात पात से लेना देना नहीं है, OBC से, तब आपके देश में चीजें सुधर जाएंगी और तब शायद वोट जात पात को देख के ना दिए जाएं। पर उसके लिए पढ़ाई बहुत कंपलसरी है, और पढ़ाई ये नहीं जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाई वो जो समझ बढ़ाती है। क्योंकि आपने ये सब बातें 10वीं तक पढ़ रखी हैं, पर आपने सिर्फ नंबर लेने के लिए अच्छे अच्छे पैराग्राफ रट लिए, नंबर अच्छे आ गए, 10वीं तक सब कुछ लिखा है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। अब उन चीजों पे दोबारा फोकस करने की जरूरत है। देखो जरा क्या कहते हैं। तो आधुनिक मनु की संज्ञा दी, तो मनु ने मनुस्मृति लिखी थी, कानूनों का संग्रह है। और आज कानूनों का संग्रह किसने तैयार किया है? अंबेडकर जी ने, इसलिए उन्हें आधुनिक मनु कहते हैं।